तो बच्चों आज देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक नंबर 6। इससे पहले कुछ मैंने गलत लिखवा दिया था तो सॉरी, उसको थोड़ा ठीक कर लेना। उसमें हमने पढ़ा था कि ऊंचाई पर जाने पर जो ऑक्सीजन गैस होती है उसकी ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स तक ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और थोड़ा कमजोरी महसूस होती है। फिर लोगों को सिर में दर्द होता है, कभी कभी उल्टी लगने को होती है। तो उसको कंडीशन को एनोक्सिया बोलते हैं, ANOXIA। इस कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। ओके, तो उसको ठीक कर लेना। तो अगला टॉपिक आज हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर जो है आधार है राउल्ट के नियम का। तो राउल्ट का नियम करवाने से पहले हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, किसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ सकता है, किसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो सकता है। तो पहले समझते हैं वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए कोई कंटेनर है जिसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है। ओके, एक बंद कंटेनर है, एक बंद कंटेनर है। तो जब हम इसको थोड़ा गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, इसकी कुछ वेपर्स बनेगी और वो यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगी। कुछ वेपर ऐसी होगी जो बर्तन की दीवार से टकराएगी और ड्रॉप्स के रूप में कन्वर्ट होकर फिर से लिक्विड में गिर जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब गैस और द्रव एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। तो ऐसी अवस्था जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगे और गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, इसको बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर किसी भी गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया जो दाब होता है उसको हम लोग बोलते हैं उस गैस का वाष्प दाब। तो एट इक्विलिब्रियम द partial pressure exerted by a gas on the surface of liquid is known as its vapor प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम पर साम्य अवस्था पर किसी गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया बाह्य दाब या आंशिक दाब उस गैस का वाष्प दाब कहलाता है। तो गैस के अणु भाई जितने ज्यादा होंगे वो द्रव की सतह पर उतना ज्यादा दाब लगाएंगे। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पर वाष्प जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर भी होगा। तो इसके कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे। पहला टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से क्या होगा, जैसे हम इसी लिक्विड का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो इसमें जो थोड़े बहुत गैस के मॉलिक्यूल घुले हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो द्रव को छोड़कर ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ जाएंगे और गैस के मॉलिक्यूल जितना ज्यादा होंगे वो द्रव की सतह पर उतना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये बोल सकते हैं जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा गैस का या द्रव का उतना ही ज्यादा वो वेपर प्रेशर भी लगाएगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं फिर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए इसको अच्छे से समझते क्या है। एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर, एक होता है इंटरमोलिक्यूलर। इंट्रा वहां पर यूज करते हैं जहां सिर्फ एक ही चीज की बात चल रही हो, जैसे अगर एक मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं हमें तो उसको बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर। एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच की बात कर रहे हैं तो इंटरमोलिक्यूलर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल, वो बल जो अणुओं को एक दूसरे के करीब लाता है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो माना जाता है कोवलेंट फोर्स। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। उसके बाद माना जाता है आयनिक फोर्स, फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सबसे लास्ट में होता है वान डेर वाल्स फोर्स। तो ये होता है
इंटरमोलिकुलर फोर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एक है ईथर हमारे पास CH3O CH3, एक है इथाइल अल्कोहल C2H5OH और एक है हमारे पास H2O। अब इसमें से हमें बताना है कि किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो देखिए, वेपर कहां पर ज्यादा बनेगी, जहां पर वेपर के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। वेपर के मॉलिक्यूल जल्दी कब बनेंगे, जब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो। जैसे मान लीजिए ईथर का मॉलिक्यूल है A, तो इसी के बराबर में दूसरा ईथर का मॉलिक्यूल भी होगा A। अब ईथर जो होता है नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में सबसे कमजोर बल वान डर वाल्स फोर्स काम करता है। तो यानी कि इनके बीच का फोर्स तोड़ना बहुत ही ज्यादा इजी है। थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, उस हीट को इन्होंने यूज किया और तुरंत इसके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स टूटेगा और मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। और दूर दूर मॉलिक्यूल किसमें होते हैं, गैसेस में। तो ईथर की जो वेपर है वो सबसे ज्यादा बनेगी, इसलिए इसका जो प्रेशर है वेपर प्रेशर वो भी ज्यादा होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। एथिल अल्कोहल और वाटर दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जो डेफिनेटली वान डर वाल्स फोर्स से ज्यादा है। तो इतना तो हमें पता है कि इन दोनों का वेपर प्रेशर इससे कम ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वीक फोर्स काम कर रहा था तो उनको तोड़ना आसान था तो मॉलिक्यूल आसानी से एक दूसरे से अलग अलग हो गए और गैसेस फेज में चले गए। तो जितने ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल उतना ज्यादा प्रेशर भी होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इन दोनों में है, लेकिन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ है। तो H2O का जो मॉलिक्यूल होता है, इसकी अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो कुछ ऐसा लगा होता है और इसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ऐसे लगा होगा। फिर ये H2O का मॉलिक्यूल, फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी एक और मॉलिक्यूल होगा, फिर इस तरह से यहाँ पर भी H2O का मॉलिक्यूल, इस तरह से ऊपर की तरफ ये लगे होते हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, एक वाटर मॉलिक्यूल के रेफरेंस में देखा जाए, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 2 + 2 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। जबकि एथिल अल्कोहल में क्या होता है, एथिल अल्कोहल में जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल, वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे एक यहाँ पर हो रही है, एक यहाँ पर हो रही है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ज्यादा फोर्स कहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें ज्यादा हीट किसको देनी पड़ेगी गर्म करने के लिए, डेफिनेटली इसको, क्योंकि यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल अकेला 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड को तोड़ना है तो डेफिनेटली हीट ज्यादा लगेगी। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड को तोड़ना है तो हीट थोड़ा कम लगेगी। तो इसको थोड़ी सी हीट देने पर तुरंत ही वेपर फेज में चला जाएगा। इसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तब जाकर इसकी वेपर बनेगी। तो सेम टेम्परेचर की अगर बात करें तो एथिल अल्कोहल जल्दी ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जबकि H2O आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा और उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर ईथर का, उसके बाद अल्कोहल और उसके बाद में वाटर। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं फिर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर किस तरह से निर्भर करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वह है टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, या वह प्रेशर जिस पर किसी गैस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए, उसी को बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो इन्हीं की अगर मैं बात करूं तो जो ईथर है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि वान डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बहुत कमजोर है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर ये वेपर में चला जाएगा। तो इसका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 50 से 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रैंडमली ऐसे ले ली मैंने। इथाइल अल्कोहल इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, मान लीजिए इसका 65 के आसपास है। ओके, और वाटर का तो सबको पता है, वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो सेम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो 60 डिग्री सेल्सियस पर किसकी ज्यादा वेपर बनेगी, डेफिनेटली इसकी होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे वाटर है कि हम 100 डिग्री उसको गर्म करेंगे तभी जाकर वेपर बनेगी, नहीं, 100 से कम पर भी वेपर बननी शुरू हो जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो ज्यादा वेपर में जाना शुरू हो जाता है। तो वेपर जो है 60 डिग्री सेल्सियस पर तीनों की होगी, लेकिन ज्यादा किसकी होगी, ईथर की, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, कौन सा, वान डर वाल्स फोर्स, जो कि काफी ज्यादा कमजोर होता है। तो उसको तोड़ना बहुत ईजी है, थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर तुरंत ही वेपर बन जाएगी और ज्यादा मात्रा में बनेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पर जो ऑर्डर है वो ये है। तो इनके जो वेपर प्रेशर है उसका ऑर्डर भी सेम ही रहना है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा।
या फिर ये भी बात ध्यान रखिए, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण बल जितना मजबूत होगा, जितना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना ही कम भी होगा। ओके, फिर चौथा आता है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी तो इसको हम लोग राउल्ट लॉ में डिस्कस करेंगे, इम्प्योरिटी का मतलब क्या है। तो मान लीजिए ये एक प्योर सॉल्वेंट है वाटर, तो जब प्योर सॉल्वेंट वाटर है तो इसके सरफेस पर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, किसी और के मॉलिक्यूल नहीं होंगे। तो जितने ज्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे उनकी वेपर भी उतनी ज्यादा बनेगी, क्योंकि जब ये गर्म होकर ऊपर जाएंगे तो इनकी जगह नीचे वाले मॉलिक्यूल लेंगे, फिर वो नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर उठेंगे और फिर वेपर में बदलेंगे तो उनकी जगह नीचे वाले लेंगे। और तो जितने ज्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल, वेपर प्रेशर भी उतने ज्यादा। अब मान लीजिए इसके अंदर हमने कोई और पदार्थ मिला दिया, मान लीजिए अल्कोहल मिला दिया, तो अल्कोहल मिलाने से क्या होगा कि जो सरफेस है, सरफेस पर अब वाटर के मॉलिक्यूल पहले से कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जो है उनकी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया अल्कोहल के मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर वाटर की वेपर बनेगी तो, लेकिन थोड़ी कम बनेगी। तो ये अब सॉल्यूशन बन चुका है। पहले क्या था, प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था। जैसे हमने इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाई या कोई सॉलिड पदार्थ मिलाया जो कि वॉलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वॉलेटाइल भी, वाष्पशील भी हो सकता है, अवाष्पशील भी। यहाँ पर मान लीजिए वाष्पशील हमने लिया था अल्कोहल, तो जब अल्कोहल को मिलाया तो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है वाटर के वो कम हो गए, क्योंकि कुछ बीच बीच में अल्कोहल के मॉलिक्यूल भी आ गए। तो सरफेस पे मॉलिक्यूल अगर कम हो गए तो इनकी वेपर भी कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के प्रेशर से ज्यादा होता है। पी नोट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पीएस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ओके, और ये जो प्रेशर में डिक्रीज होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। तो पी नोट माइनस पीएस ये कहलाता है डेल्टा पी, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिप्रेशन या घट जाना, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। तो ये था क्या, वेपर प्रेशर। तो एक बार फिर से इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में। वेपर प्रेशर क्या है कि जब किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसके सरफेस पर मॉलिक्यूल आ जाता है गर्म होकर, और यही सरफेस के मॉलिक्यूल धीरे धीरे वेपर फेज में जाने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जब लिक्विड और गैस एक दूसरे के साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, यानी कि जितने मोल्स लिक्विड के गैस में बदल रहे हैं उतने ही मोल उसी टाइम पर गैस के लिक्विड में भी बदल रहे होंगे। तो ये गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पर कोई दाब लगाएंगे, उसी दाब को हम लोग बोलते हैं उसका वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। डेफिनेशन क्या थी कि इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर जो भी किसी गैस के द्वारा लगाया जा रहा है, किस पर, सरफेस, लिक्विड के सरफेस पर, उसको बोलते हैं उस गैस का वेपर प्रेशर। कुछ फैक्टर्स थे जो कि इसको अफेक्ट कर रहे थे, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेपर भी उतनी ज्यादा बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स अगर वीक है तो उनको तोड़ना इजी है, इजी तो है तोड़ना, तो मॉलिक्यूल आसानी से दूर दूर जा सकते हैं, और दूर दूर अगर जाएंगे तो वेपर में तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनकी वेपर भी ज्यादा बनेगी। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, और ये जितना कमजोर होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। ओके, और उसके बाद में इम्प्योरिटी की बात करें तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट मिलाया जाता है, चाहे वो वॉलेटाइल हो या नॉन वॉलेटाइल, तो हमेशा उसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर में जो कमी आती है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। इसके बराबर होता है डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ये था वेपर प्रेशर का लेक्चर। इसके बाद में हमारा राउल्ट का लॉ रह रहा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।